गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं तो आपको नियोजन के बारे में जितनी भी मुख्य बातें थी, मुख्य बिंदु जिस पर हमको चर्चा करना आवश्यक था, नोटेशन बनाना आवश्यक था, ठीक है, और साथ ही साथ उन पर हमारा मनोभाव कैसा होता है, इन संबंध पर हमने आवश्यक चर्चा की थी। दूसरी बात, मैंने आपको बोर्ड के जो सिलेबस जो स्किप भी हुए हैं चैप्टर वाइज, उसके बारे में भी मैंने आपको कल बताया था, ठीक है। और इस प्रकार से हम नियोजन के जो अध्याय है हम उसको क्या करेंगे, समाप्ति की ओर समाप्ति की घोषणा करेंगे, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे नियोजन के बाद आ जाता है प्रबंध के मुख्य कार्य में दूसरा महत्वपूर्ण कार्य, जिसका नाम आता है संगठन, इंग्लिश में जिसको बोला जाता है ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अध्याय 5 देखिएगा, प्रबंध का प्रथम और प्राथमिक कार्य है नियोजन। उसके बाद प्रबंध का द्वितीय और महत्वपूर्ण कार्य है संगठन। क्योंकि देखिएगा, नियोजन हो गई है, प्लानिंग हो चुका है, लक्ष्य निर्धारित हो चुके हैं, कितनी बजट लगनी है, क्या रूपरेखा रहेगी, क्या व्यूह रचनाओं के समय हम तैयार करेंगे, क्या नीति रहेगा, क्या निर्धारण रहेगी, क्या मापदंड रहेगा, तो हमने सब पूरी तरीके से तय कर लिया। तो इसके बाद आ जाता है उस कार्य को परिणित करने के लिए संगठन, ठीक है ना भाई, प्रोसेस टू प्रोसेस। और हम चरणबद्ध तरीके से पढ़ते हैं, है ना। व्यवसाय में प्रबंध की जो प्रमुख कार्य होती है उसको हम चरणबद्ध तरीके से पढ़ रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप। पहला आया महत्वपूर्ण कार्य नियोजन, प्राथमिक कार्य नियोजन, और दूसरा आ जाता है द्वितीय महत्वपूर्ण कार्य है संगठन, ठीक है। तो इस संदर्भ में अब हम चर्चा करते हैं संगठन क्या है। ऑलिवर शेल्डन कहता है, ध्यान से सुनिएगा, कि संगठन वह कार्य विधि है जिसके द्वारा आवश्यक विभागों में व्यक्तियों या समूहों की सहायता से किए जाने वाले कार्य को इस प्रकार संयोजित किया जाता है कि उसके द्वारा उपलब्ध प्रयत्नों को श्रृंखलाबद्ध करके कुशल, व्यवस्थित एवं समन्वित बनाया जा सके। संगठन प्रबंध का वह यंत्र है जो प्रशासन द्वारा नियमित लक्ष्यों की पूर्ति में सहायक होता है, ऐसा ऑलिवर शेल्डन कहता है। देखिएगा, हम संगठन को, सभी कार्य को करने वाले कार्य को हम संगठन का रूप या दिशा नहीं दे सकते। उसके लिए एक आवश्यक लक्ष्य की होना बहुत ज़रूरी है, जो नियोजन में पहले तय कर दिया जाता है। और उसी लक्ष्य या उद्देश्य की पूर्ति के लिए, उस कार्य को मूर्त रूप देने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, संगठन में। और संगठन में क्या होता है, अनेक विभाग होंगे जिसमें व्यक्ति या समूहों की सहायता से किए जाने वाले कार्य, कर्मचारी ही हैं, संगठन में कर्मचारी ही काम करेंगे। तो इस प्रकार संयोजित किया जाता है कि उसके द्वारा उपलब्ध प्रयत्नों को श्रृंखलाबद्ध करके कुशल, व्यवस्थित एवं समन्वित बनाया जा सके, ताकि संगठन जो है प्रबंध का वह यंत्र है जो प्रशासन द्वारा नियत लक्ष्यों की पूर्ति में सहायक होता है, ठीक है ना भाई। तो पहले मैं बता दूं, संगठन जो है उसके लिए निश्चित लक्ष्य चाहिए। और मैं कह दूं किसी की मर्डर करना है, हत्या करनी है, तो ऐसी स्थिति में हम 15-20 लोग चले गए, 15-20 लोग जाने के बाद किसी की हत्या कर दिए, असामाजिक कार्य है। ऐसे झुंड या ऐसे भीड़ को हम संगठन का नाम नहीं देते हमारे बिजनेस स्टडी में, व्यावसायिक क्षेत्र में। असामाजिक कार्य है,
व्यवसाय से हट के है। ठीक है भाई, संगठन में कई प्रकार की बातें आती हैं, कई प्रकार की, है ना, तो हम उनका नाम संगठन नहीं देंगे, उसको संगठन की संज्ञा नहीं देंगे। संगठन में कार्य विधि होनी चाहिए, आवश्यक कर्मचारी होने चाहिए, व्यक्ति होना चाहिए, व्यक्तियों का समूह होना चाहिए और इस प्रकार से संयोजित होनी चाहिए जो उपलब्ध प्रयत्नों के द्वारा श्रृंखलाबद्ध करके कुशल चातुर्यता के साथ व्यवस्थित और समन्वित करके उस कार्य को कर सके, है ना भाई। संगठन प्रबंधन का वह यंत्र होता है जो प्रशासन के द्वारा नियत लक्ष्यों की पूर्ति में सहायक होता है। तो इस प्रकार से हम संगठन को कह सकते हैं। संगठन की अवधारणा में बहुत सारी बात आती है, क्षमा चाहूँगा मैं क्योंकि अभी स्कूल चल रहे हैं ना, तो दिन में पूरा 2-3 बजे तक स्कूल में बैठना हो जाता है, इसलिए वीडियो सवेरे ना बना करके रात में ही तैयार कर रहा हूँ, इसके लिए क्षमा चाहूँगा मैं। ठीक है, तो संगठन की अवधारणा क्या है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो जब योजनाएं तैयार कर ली जाती है तथा उद्देश्यों का निर्धारण कर लिया जाता है, तो आगामी कदम उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संसाधनों को संगठित करना होता है। नियोजन प्रक्रिया में निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति में संगठन के कार्य को ढांचाबद्ध करना तथा गतिशील व्यावसायिक पर्यावरण को अपनाना एक जटिल समस्या होती है। ठीक है, और जटिल समस्या होती है साथ ही साथ, अतः उपक्रम की क्रियाओं को इस प्रकार संगठित किया जाता है कि योजनाओं को आसानी से मूर्त रूप दिया जा सके। अर्थात सफलतापूर्वक योजनाओं को क्रियान्वित किया जा सके। प्रबंध का संगठनात्मक कार्य वह सुनिश्चित करता है कि नियोजन कार्य में जो लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं, मैं पहले ही बताया, नियोजन में लक्ष्य का उद्देश्य को निर्धारित किया जाता है, प्राथमिक और महत्वपूर्ण कार्य है, और उन्हें प्राप्त करने की दिशा में ही सारे प्रयास हों ताकि मानवीय एवं भौतिक संसाधनों का सामूहिक रूप से प्रभावपूर्ण एवं कुशलतापूर्वक उपयोग हो सके और सारी योजनाओं को पूर्णता प्रदान किया जा सके। ये संगठन की कॉन्सेप्ट है, यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉन्सेप्ट। और संगठन का अर्थ मैं पहले ही बता दिया था, एक है ना भाई। देखिएगा, संगठन शब्द जो है अंग्रेजी भाषा के ऑर्गेनाइजेशन का रूपांतरण है और जिसका अभिप्राय उस रचना से है जो विभिन्न भागों में विभक्त हो तथा जिसे एक ताने बाने में जोड़ा जाता है ना भाई। मानव शरीर के अनेक छोटे छोटे अंग होते हैं, जैसे हाथ है, पाँव है, आँख है, कान है, नाक है, मुख है आदि, और प्रत्येक अंग का एक अपना अलग अलग नियत कार्य भी होता है। और इन भागों के अलावा मानव शरीर के मस्तिष्क में केंद्रीय विभाग भी होती है जो समस्त क्रियाओं का संचालन करता है और उन पर आवश्यक नियंत्रण रखता है। मानव शरीर की भांति एक व्यावसायिक संस्था भी विभिन्न विभागों, क्रय विभाग, विक्रय विभाग, वित्त विभाग, कर्मचारी विभाग, व्यावसायिक संस्था भी विभिन्न विभाग, है ना भाई। तो इस प्रकार से योजना विभाग, तो ये विभक्त होती हैं और संगठन का कार्य इन सभी विभागों को प्रभावपूर्ण सहकारिता स्थापित करना होता है। ठीक है ना भाई। तो इस प्रकार से मानव शरीर के जैसे अलग अलग प्रत्येक अंग होते हैं और उस पर चलने वाली एक अभूतपूर्व मस्तिष्क भी होती है जो सब कार्य को क्या करती है, नियंत्रित करती है। तो ऐसी दशा में सब विभागों को एकत्रीकरण करके संगठन का कार्य को मूर्त रूप दिया जाता है। और किस लिए, तो सभी जानते हैं कि किसी निश्चित योजना के लक्ष्य को या किसी निश्चित योजना के उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम उन कार्यों को करते हैं। ठीक है ना। तो मैं आपको बताया संगठन क्या है और संगठन की अवधारणा। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा संगठन की परिभाषा
और संगठन के क्या उद्देश्य होते हैं, इन पर हम अच्छे से और चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, और मैं चाहूँगा कि आप इस चैप्टर को एक बार सरसरी नज़र से पढ़ लें, ताकि आपको और अच्छे से डीपली गहराई से विषय का अध्ययन होगा। और मैं विश्वास करूँगा कि आप लोग ये सब कार्य करेंगे, और नोटेशन जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था वो भी आप लोगों ने नोट भी कर लिया होगा। और हो सके तो मुझे PDF के माध्यम से भेजें, ताकि मैं आपके कॉपी को भी देख सकूं, समझ सकूं कि आपके लिखने की तरीका क्या है, सिस्टम क्या है। ओके, थैंक यू।